हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाजिया। वेलकम ऑन शाजिया वानी सिविल सर्विसेज। ये हमारी पॉलिटी पीवाईक्यू की नेक्स्ट क्लास है और इसमें हम लोग जैसे कि आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर चुके हैं संसद में और राष्ट्रपति भी हो चुका है, लेकिन ये संसद से ही रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आगे होंगे इस क्लास में। और इसमें बेसिकली संसद के जो नियम है, कार्य संचालन के नियम और विधायी प्रक्रिया किस प्रकार होती है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो ठीक है, और हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप हमारी क्लास को लगातार देखते रहिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, ये वीडियो अच्छी लग रही हो, ये पीवाई की पॉलिटी के अच्छे लग रहे हो, तो आप हमारी क्लास पे हमारी इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर आज की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए। भारत की संसद दी हुई है राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। और ये दिए हुए हैं कि राज्यसभा में 250 से अधिक, मतलब कुछ विशेषताएं दी हुई है लोकसभा की और राज्यसभा की। जैसे राज्यसभा में दिए हुए हैं कि 250 से अधिक सदस्य, तो ये बिल्कुल सही है। 250 से अधिक सदस्य नहीं होते, 12 नाम निर्देशित होते हैं, ये भी ठीक है। 238 से अधिक राज्यों राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, ये ठीक है। और लोकसभा में है कि 552 से अधिक सदस्य, हालांकि 552 नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया होगा उस टाइम पे 552 होंगे। अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो अभी वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से बेसिकली वो जो दो एंग्लो इंडियन सदस्यों का जो चुनाव होना था, नाम निर्देशित होना था, मनोनयन होना था लोकसभा में, वो उसको हटा दिया गया है। अब इसलिए अब कितने सदस्य हैं? अब केवल 550 सदस्य हैं लोकसभा के, ठीक है। तो 550, लेकिन हम चूंकि उसी टाइम के हिसाब से कर रहे हैं तो तभी मान के चलेंगे। तो 552 से अधिक सदस्य, 530 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि, 2 से अधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन, और एक्स एक्स स्थान पर क्या आएगा? तो एक्स स्थान पर आपको पता है कि 530 जो है राज्यों से चुने जाने हैं और 20 जो है संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक्स स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें एक्स स्थान पर आएगा सी ऑप्शन, संघ राज्य क्षेत्र से के 20 से अधिक 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 प्रतिनिधि। हालांकि ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं कि 550 लोकसभा के सदस्य, वर्तमान में 550 है अधिकतम जो संख्या है लोकसभा की, सदस्य संख्या 550 है, उसमें 530 से अधिक 530 राज्यों से चुने जाने हैं और 20 जो है संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने हैं, निर्वाचित होने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो बेसिकली 87 के अंतर्गत जो है भारत का राष्ट्रपति ये एक साथ इसमें संवित संसद के दोनों सदनों में भाषण देता है। इसमें आएगा आंसर डी, एक साथ संवित संसद के दोनों सदनों में भाषण देता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में, तो अनुच्छेद 87 क्या कहता है 87 कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में, यानी कि लोकसभा का जब निर्वाचन होगा तो प्रत्येक साधारण निर्वाचन जो 5 साल के बाद होता है, और जब प्रथम जो निर्वाचन होगा तो उसका प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद, यानी कि दोनों सदनों में एक साथ अभिभाषण देता है। तो एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। और ये फ्रेंड्स याद रखना है कि एक साथ संवित संसद के दोनों सदनों में भाषण देता है। इस समय दोनों सदनों का संयुक्त सत्र नहीं, मतलब संयुक्त सत्र नहीं होता है, यही कह लो दोनों सदन जो है एक साथ नहीं बैठते हैं। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त सत्र नहीं चलता है, बल्कि मतलब पहले लोकसभा में देगा उसके बाद राज्यसभा में देगा, ठीक है। इस तरह से विभाषण देता है, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। तो एक साथ संवित संसद के दोनों सदनों में भाषण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन एक है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ठीक है।
संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, हालांकि होना तो यहाँ पे ये चाहिए था कि दोनों सदनों की मतलब एक साथ दोनों सदनों संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा, लेकिन यहाँ पे इसे संयुक्त बैठक दिया हुआ है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, तो ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। हालांकि इसकी सही लैंग्वेज जो है फ्रेंड्स वो ये होनी चाहिए कि संसद के दोनों सदनों में संवित एक में भाषण देता है, एक साथ संवित संसद के दोनों सदनों में। क्योंकि अगर आप मतलब लास्ट क्वेश्चन देखें जो हमने किया था उसमें ये जो क्वेश्चन हमने किया था कि राष्ट्रपति अभिभाषण अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, तो इसमें आंसर था एक साथ संवित संसद के दोनों सदनों में। तो यही एक्चुअल लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ ऊपर ऑप्शन दिए हुए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, तो बेसिकली संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में नहीं देता है वो, ठीक है, एक साथ संवित संसद के दोनों सदनों में देता है। तो जो प्रॉपर लैंग्वेज है वो यही है, ठीक। और लेकिन क्योंकि अगर ये यहाँ पे एक साथ दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में देता तो फिर ये वाला ऑप्शन जो है गलत नहीं होता, ये सही हो जाता, लेकिन ये सही नहीं है, ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। और इसमें डी ऑप्शन सही है, तो वहां पे भी वो वही होना चाहिए था, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं होना चाहिए था, एक साथ संवेद संसद के दोनों सदन होना चाहिए था, लेकिन चलिए इसने ठीक माना हुआ है इसको, तो इसलिए एक और दो दोनों सही है इसमें। संविधान के अनुच्छेद 87 एक के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा कि मैं बेसिकली आपको आह्वान क्यों कर रहा हूँ, क्या रीजन है, क्या कारण है, वो सभी इसके बारे में सूचित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, तो ये सही है, राष्ट्रपति सदन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए और राज्यसभा और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये सही है, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही है, तो इसमें एक और दो दोनों आंसर सही होंगे। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है, ये तो अभी बताया। राष्ट्र संसद जो है लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से ही मिलकर बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही कि भारतीय संसद किससे बनती है, तो इसमें डी ऑप्शन लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। सिमिलर क्वेश्चन, तो सिमिलर जो क्वेश्चन है वो छोड़ देते हैं, स्किप करते हुए चलते हैं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते। संसद जो है राष्ट्रपति से, लोकसभा से, राज्यसभा से, तीनों से मिलकर बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय संसद में कौन शामिल है, सिमिलर क्वेश्चन, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति और दोनों सदन, डी ऑप्शन होगा राष्ट्रपति और दोनों सदन। सिमिलर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, सिमिलर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है, तो उपराष्ट्रपति नहीं है, केवल राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। नेक्स्ट है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो जैसे कि कहा गया है कि संसद संविधान में लिखित है कि संसद के दोनों सदनों के मध्य दोनों दो सत्रों के मध्य संसद के दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक या 2 बार संसद के सत्र चलना आवश्यक है, ठीक है। कितनी बार, तो वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का सत्र होना आवश्यक है। वैसे संविधान में संसद के 2 सत्रों का ही प्रावधान किया गया है, ठीक है, कि कम से कम 2 सत्र तो चले, ठीक है। इसमें आंसर होगा बी। जी,
कि अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के प्रत्येक सदन की बैठक होना अनिवार्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक कितना अंतराल होना चाहिए, तो ऑप्शन बी होगा 6 महीने का। हालांकि देखिए 3 सत्र होते हैं संसद के, मानसून सत्र, विंटर सेशन यानी कि शीतकाल सत्र और फिर ग्रीष्मकाल सत्र, लेकिन फिर भी संविधान में जो है 2 सत्रों का उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। तो संसद के जो अधिकारी होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में, बिल्कुल सही। उपाध्यक्ष लोकसभा के, सही, ये भी अधिकारी होते हैं। लोकसभा के महासचिव, बिल्कुल, ये लोकसभा सचिवालय के को जो देखते हैं वो महासचिव ही देखते हैं, ये सही है। और राज्यसभा के अध्यक्ष, ये भी संसद के अधिकारी हैं, क्योंकि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी सभापति। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन देख लीजिए। संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, ठीक है, सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 89 के तहत, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 या आर्टिकल 93 या अनुच्छेद 93 के तहत, और संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 के तहत। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर जो है डी होगा। संसद का सचिवालय भी जो है संसद के अधिकारियों में सम्मिलित होता है। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाती है अगर वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो अगर वह 60 दिन अनुपस्थित रहेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 2 महीने अगर वह अनुपस्थित रहेगा, तो किसी भी बिना सदन को अनुसूचित किए, तो उसकी सदस्यता विधानमंडल की और संसद की जो सदस्यता है समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद व अनुच्छेद 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। ठीक है। तो 60 दिन की अवधि में कौन सी अवधि शामिल नहीं होगी, कि वो अवधि शामिल नहीं होगी जिसके दौरान सदन सत्रावसित रहता है, यानी कि सदन जो है सत्र में नहीं है। ठीक है। या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित हुआ हो। अगर 4 से कम दिनों के लिए स्थगित हुआ है, 2 दिन के लिए स्थगित हुआ है, तो गणना होगी। 3 दिन के लिए स्थगित हुई है संसद की बैठक या सत्र की बैठक, तो भी गणना होगी 60 दिनों में। और लेकिन अगर 4 दिन के लिए हुई है तो भी गणना होगी, लेकिन 4 से अधिक दिन के लिए अगर स्थगित हुई है संसद की बैठक, तो फिर उसकी गणना 60 दिनों में नहीं होगी। ठीक है। और अगर सत्र सत्र नहीं चल रहा है, सत्रावसान चल रहा है, तो भी उसकी गणना नहीं होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वे सदन से लगातार 2 माह की अवधि यानी कि 60 दिन के लिए अनुपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन, 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है, अब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सर्वप्रथम उनको मतलब उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था, अयोग्य घोषित कर दिया गया था, तो इसलिए ये जानना जरूरी है कौन थे वो और किस सदन के थे, तो वो राज्यसभा के थे। ठीक है। और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। पंजाब से थे। सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय थे राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। ठीक है।
किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह सरकार में विश्वास खो देता है, ठीक है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, ठीक है, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है और तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। तो सी ऑप्शन ही सही है इसमें। जब कोई मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोके या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन दे तो उसके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है, ठीक है, किसने विशेषाधिकार का हनन किया है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। संसदीय नियमों और प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है संसदीय नियमों और प्रक्रिया के तहत यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कथन एक है कि संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है, बिल्कुल सही है। संसद निर्भरता निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 जो है कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है, ये सही है। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है, ये भी सही है। ये जो अधिनियम है संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 ये 5 बार संशोधित किया गया। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है, तो ये कथन गलत है। कथन 3 कि लाभ का पद जो है भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया, तो इसमें केवल आंसर होगा 1 और 2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 के तहत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद की सदस्यता से निर्भरता से छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम में अब तक कुल 5 बार संशोधन हो चुका है। कब कब? 1993 में, 1999, फिर 2000, 2006, 2013 में संशोधन कर विभिन्न अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निर्भरता के दायरे से बाहर किया गया है। भारत के संविधान में लाभ का पद को शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, हालांकि सबका उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति और राज्यपाल, संघीय संसद और बाकी ऑप्शन है। हालांकि इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल ही आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय और संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसमें आंसर जो होगा राष्ट्रपति, राज्यपाल और संघीय संसद दोनों होंगे। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति और राज्यपाल और संघीय संसद। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों में सदस्यत्व की निर्भरता के हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102 एक की एक का के तहत केंद्र में संसद और अनुच्छेद 191 एक का के तहत राज्यों में राज्य विधानमंडल करेंगे। तो संसद केंद्र में संसद करेगी और राज्य में राज्य विधानमंडल करेंगे कि कोई पद लाभ का पद है नहीं, इसका निर्णय। विश्लेषण 2 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निर्भर घोषित किया गया है वह अपने लाभ के पद के कारण निर्भय अथवा नहीं, ठीक है। इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103 एक के एक एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा और राज्यों में अनुच्छेद 192 एक और 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा, ठीक है। तो संसद संघीय संसद करती है, राज्य विधानमंडल करते हैं और केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं निर्वाचन आयोग की सलाह पर और राज्यों में निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करते हैं कि कोई व्यक्ति जो लाभ के पद के आधार पर निर्णय घोषित किया गया है ये निर्णय संसद का या विधानमंडल का वो सही है या नहीं, ये कौन देखेगा? ये देखेगा राज्यपाल राज्यों में और राष्ट्रपति केंद्र में, और किसकी सलाह पर? तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 है ये। संसद की सदस्यों के विशेषाधिकारों
और उन्नतियों का जो वर्णन दिया है, निर्धारण किया गया है, वर्णन दिया गया है या प्रावधान दिया गया है, वो कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 105 के तहत। ठीक है। और अनुच्छेद 108 भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। ये कुछ खास अनुच्छेद हैं जो आपको याद रखने हैं। 105, 108, 100, 109, धन विधेयक से संबंधित 110 यानी कि 110, वित्त विधेयक से संबंधित 117। ये जो इस तरह के अनुच्छेद हैं, ये आर्टिकल्स हैं, आपको ये सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए, ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की, उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों को, विशेषाधिकारों को और उन्मुक्तियों को, कि क्या-क्या संसद के सदस्यों और समितियों की क्या-क्या शक्तियां होंगी, क्या-क्या विशेषाधिकार होंगे और क्या-क्या उन्मुक्तियां होंगी। ये कौन निर्धारित करता है? तो 105, अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? देखिए, संसद के जो विशेषाधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 105 के तहत, उसमें दो तरह के अधिकार हैं। एक संसद सदस्यों के सामूहिक विशेषाधिकार है, एक संसद सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। दोनों याद होने चाहिए क्योंकि कभी व्यक्तिगत पूछ लेता है, कभी सामूहिक पूछ लेता है। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उनको डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से संसद सदस्यों के सामूहिक विशेषाधिकार हैं और कौन से संसद सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं। अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, तो ये सामूहिक विशेषाधिकार है। ठीक है। चर्चा और प्रक्रिया की स्वतंत्रता होती है। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, ये भी सही है। और साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, तो ये बेसिकली संसद सदस्यों का व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। ठीक है। और ये सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। बाकी है अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, ये भी सामूहिक विशेषाधिकार है। तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उसकी समितियों तथा सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार, उन्मुक्तियां व छूट होते हैं। ठीक है। इस विशेषाधिकारों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जो मैंने आपको बताया कि सामूहिक विशेषाधिकार और व्यक्तिगत विशेषाधिकार। तो दो वर्ग कौन से हैं? कि वे जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग होते हैं और वे जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों द्वारा उपभोग्य होते हैं। अब देखते हैं सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार। तो इसमें है कि अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार है किसी भी संसद सदस्य को। सामूहिक विशेषाधिकार है कि अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का अधिकार है। ठीक है। और संसद सदन से अपरिचितों को बाहर रखने का और विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक करने का विशेषाधिकार है। ये सामूहिक विशेषाधिकार है कि सदन से अपरिचितों को बाहर रखें और विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक करने का विशेषाधिकार है। ठीक है। तीन है कि अपनी स्वयं की प्रक्रिया व आंतरिक विषयों, व्यवसायों के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का विशेषाधिकार है। ठीक है। सामूहिक रूप से प्रयोग, सामूहिक विशेषाधिकार है ये कि अपनी स्वयं की प्रक्रिया व आंतरिक विषयों, व्यवसाय के संचालन और उन्हें विनियमित करने का अधिकार है। ठीक है। इसके अलावा फोर्थ है कि सदन के सदस्य और साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना, चेतावनी या निलंबन या निश्चित अवधि हेतु कारावास से सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेषाधिकार है। तो सदन के सभी सदस्यों को क्या अधिकार है कि सदन के सदस्य साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना, चेतावनी, निलंबन, ठीक है, सदस्यों का निलंबन हेतु या निश्चित अवधि हेतु कारावास से सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का अधिकार है। कि अगर कोई सदस्य सदन की अवमानना करता है, चाहे वो सदन का सदस्य हो, चाहे वो बाहरी व्यक्ति हो, अगर वो सदन की अवमानना करता है तो उसकी भर्त्सना की जा सकती है, उसको चेतावनी दी जा सकती है, उसको निलंबन किया जा सकता है सदन के सदस्य का, चाहे वो बाहरी हो, उसको निश्चित अवधि के लिए कारावास दिया जा सकता है। ठीक है। मतलब बेसिकली सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेषाधिकार सदन के सभी सदस्यों का होता है। ठीक है।
5 है कि किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास और रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेष अधिकार है। कि संसद के किसी सदस्य की गिरफ्तारी हुई है, निरोध, सजा हुई है, कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेष अधिकार है संसद सदस्यों को। फिर संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों व अभिलेखों को बुलाने और मंगाने का विशेष अधिकार है। व्यक्तियों, पत्रों व अभिलेखों को बुलाने मंगाने का विशेष अधिकार है। ठीक है, संसद समितियां जो है जांच कर रही हैं किसी चीज के लिए, तो प्रासंगिक व्यक्तियों को बुला सकती हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी मंत्री हो या फिर कोई भी संसद सदस्य हो, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का, कुछ पत्र मांग सकते हैं, कुछ अभिलेख मांग सकते हैं। ठीक है, फिर है कि संसद की कार्यवाही की जांच हेतु अदालतों पर रोक लगाने का विशेष अधिकार है। संसद की कार्यवाही की जो जांच है उसकी अदालत क्या उसकी जांच नहीं कर सकती। अदालत संसद की कार्यवाही की जांच अदालत नहीं कर सकती। अदालतों पर रोक लगाने का विशेष अधिकार है। फिर एक संसद सदन के परिसर में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति दिए जाने का विशेष अधिकार है। कि सदन के परिसर में यदि किसी सदस्य की गिरफ्तारी हो रही हो, किसी अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही हो और कानूनी प्रक्रिया की जा रही हो, तो उससे पूर्व क्या होगा, पीठासीन अधिकारी की अनुमति ली जाएगी। यानी कि अगर पुलिस वहां जाती है संसद में, लोकसभा में या राज्यसभा में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, किसी सांसद सदस्य को गिरफ्तार करने, तो कोई भी कानूनी प्रक्रिया करने से पूर्व उसे पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। ठीक है, तो विकल्प सी में दिया गया विशेष अधिकार संसद सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला विशेष अधिकार है। तो ये यहाँ पे ये सामूहिक विशेष अधिकारों के बारे में मतलब विस्तृत रूप से दे दिया गया है। आगे जब कहीं क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन पे अगर डिटेल दी हुई होगी कि व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेष अधिकार कौन से हैं, तो वो मैं आपको आगे करा दूंगी। अभी ये सामूहिक हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये 8 थे, 8 विशेष अधिकार जो सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाते थे और अनुच्छेद 105 के तहत है संसद के विशेष अधिकार, संसद सदस्यों के विशेष अधिकार, शक्तियां या अनुमतियां। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। कि न्यायालय संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकती। ये संसद का सामूहिक विशेष अधिकार भी है और अनुच्छेद 122 के तहत। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 122 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। तो ये होगा राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो इसमें आएगा आंसर डी, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन यानी कि राज्य विधान परिषद, सॉरी राज्य विधानसभा, निम्न सदन जो होता है विधानसभा होती है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें एक्चुअली स्टार मार्क किया हुआ है, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। केवल राज्यसभा में ही, न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तो देखिए, जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय तक लोकसभा में भी मनोनीत सदस्य होते थे। ठीक है, कौन थे, कौन होते थे, ये 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग होते थे ना, तो इसलिए उस समय के हिसाब से ये सही है। लेकिन अभी लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते। ठीक, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसे समाप्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 331 को और अनुच्छेद 335 को। तो अभी के हिसाब से ये गलत है, उस समय के हिसाब से सही था। तो अब ये सही है और एक सी सही है कि किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर सावधान या वर्जना नहीं है। हाँ, कि कोई अगर मनोनीत हुआ है तो फिर वो भी मंत्री बन सकता है, ऐसी कोई संवैधानिक वर्जना नहीं लगाई गई है। ठीक है,
लेकिन अभी के हिसाब से वर्तमान में केवल एक ही सही होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए उसमें गलत था, टीवी लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? फ्रेंड, जैसे कि आप जानते होंगे कि राज्य के मध्य और संघ के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, ठीक है। और 7वीं अनुसूची जो है उसमें बेसिकली राज्यों के मध्य और संघ के मध्य शक्तियों के विभाजन दिया गया है। उसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है और अवशिष्ट शक्तियों के बारे में प्रावधान है। तो संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में होती हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जब संसद को जो है राज्य सूची पर भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। एक तो अभी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अनुच्छेद 249 के तहत जब राज्यसभा एक 249 249 के तहत जब राज्यसभा इस तरह का प्रस्ताव पारित कर दे 2/3 बहुमत के द्वारा कि ये विषय जो है राज्य सूची का ये विषय राष्ट्रीय हित का विषय है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है, ठीक है। तो इस तरह की कई परिस्थितियां होती हैं और हम नेक्स्ट परिस्थिति के बारे में देखेंगे। और तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को, अगर सरकार को कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता लागू करना है पूरे देश में, तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 253 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 253 के तहत, ठीक है। 253 के तहत संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए। अनुच्छेद 249 के तहत मैं बता चुकी हूँ, जब राज्यसभा किसी विषय को राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय हित का घोषित कर दे 2/3 बहुमत के द्वारा पारित संकल्प से। और अनुच्छेद 252 क्या कहता है? अनुच्छेद 252 कहता है जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से ये आग्रह करें ये प्रस्ताव पारित कर दे, 2 या 2 से अधिक राज्य ये प्रस्ताव पारित कर दे कि इस विषय पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो राज्य संसद जो है उन 2 राज्यों के लिए या उन 2 से अधिक राज्यों के लिए जिन राज्यों ने इस तरह का प्रस्ताव पारित किया है, अनुच्छेद 252 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के प्रस्ताव पारित करने पर की बात करता है। अनुच्छेद 249 जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे। अनुच्छेद 253 किसी को प्रस्ताव पारित करने की जरूरत नहीं है, बस अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है कि भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती। हाँ, ठीक है, मैंने कभी विधायन नहीं कर सकती, कभी विधि नहीं बना सकती है। तो जब भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे, ठीक है, ये नहीं है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो तब तो कर सकती है, ठीक है, तब तो कर सकती है। तो ये नहीं होना चाहिए आंसर कि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगी अनुच्छेद 249 के तहत, तब तो कर सकती है। विधानसभा का अध्यक्ष ये प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, ये भी नहीं है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल लागू, अनुच्छेद 250 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तब भी विधायन कर सकती है। तो इसमें से 1 और 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा मेरी गड़बड़ हो गई कि इसने बोला है कि भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक, तो जब तक मैंने नहीं पढ़ा, जब तक कब तक? जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित न कर दे। हाँ, तो ये सही है, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगी तभी तक, तब वो विधायन कर सकती है संसद, तो ये सही है। और राष्ट्रीय आपातकाल लागू 250 के तहत तब भी वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो 2 और 4 इसमें आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूज मतलब हो गई थी। ये जो इस तरह की ह्यूमन एरर है, ये कई बार हम एग्जाम करते हुए भी करते हैं, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते और इस तरह से हमारा आंसर आते हुए भी हमसे गलत हो जाता है, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। माइनर मिस्टेक से बहुत कई बार पीछे हो जाते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो बिना किसी राज्य की सहमति के इसमें आंसर होगा, क्योंकि संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए, संधियों को लागू करने के लिए किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यह अनुच्छेद 253 के तहत संसद स्वयं ये कानून बना सकती है। नेक्स्ट है कि संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो अवशिष्ट विषयों पर संसद कानून बनाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो संवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित उल्लेखित नहीं है, प्रगणित या उल्लेखित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां कहाँ पर है? अवशिष्ट विधायी शक्तियां तो वो संघ में है। कौन कानून बना सकता है उन पर? तो संसद। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। तो ये घटना कहलाती है यील्डिंग द फ्लोर या बैठ जाना। मीरा कुमार आपको याद होगी, जो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। वो बड़ी स्वीटली बोलती थी, जब उन्हें किसी को बोलना होता था बैठ जाइए, तो बड़ी प्यार से बोलती थी बैठ जाइए आप लोग। तो उनकी मतलब मैं मिमिक्री नहीं कर रही हूँ, बस याद मैं आपको कराने के लिए बता रही हूँ कि वो बहुत प्यार से बोलती है, ताकि आपको याद रहे कि किसी सदस्य को बोलने से रोकने के लिए और अन्य सदस्यों को बोलने दे सकता है। तो ये क्या कहलाता है? बैठ जाना या यील्डिंग द फ्लोर। बाकी की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मर्यादा क्या होती है? तो विनम्र और स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना संसद में। पक्ष त्याग क्या होता है? सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया हो उसका त्याग करके दूसरे दल में शामिल होना क्या कहलाता है? पक्ष त्याग। अंतर अंतर प्रदन किसी क्या कहलाता है? अंतर प्रदन किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसद की प्रक्रिया अंतर प्रदन कहलाती है। ठीक है, अंतर प्रदन कहलाती है किसी सरकारी अधिकारी से या किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया। बैठ जाना, अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोककर किसी अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। तो संसद में शून्यकाल का समय कब होता है? तो ये दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होता है। भारतीय संसदीय व्यवहार है, ये विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार। ठीक है, बेसिकली संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो शून्यकाल विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। जीरो ओवर जिसे कहते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जीरो ओवर। इसकी अधिकतम अवधि 1 घंटा हो सकती है, जीरो ओवर कहा जाता है। दोपहर 12 बजे से 1 बजे का होता है। पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को वर्ष 2014 में परिवर्तित कर 2012 से दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया और तदनुसार अब राज्यसभा में सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं, जिसके बाद सभापति की अनुमति के साथ तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं शून्यकाल के तहत। फिर विशेष उल्लेख स्पेशल मेंशंस 12 बजे तक लिए जाते हैं। इस प्रकार अब राज्यसभा में शून्यकाल का समय जो है प्रश्नकाल से पूर्व यानी कि सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हो गया। तो राज्यसभा में तो शून्यकाल का जो समय है प्रश्नकाल से पूर्व है, यानी कि 11 बजे से 12 बजे तक। और जब लोकसभा में कब है? तो लोकसभा में ये पूर्वोत्तर प्रश्नकाल के बाद यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक है। तो जीरो ओवर का जो समय है राज्यसभा में 11 से 12 तक है। 11 बजे से 12 बजे तक ये प्रश्नकाल से पूर्व, उसके बाद प्रश्नकाल होगा 12 से 1। और लोकसभा में कब है? तो लोकसभा में 11 से 12 तक तो प्रश्नकाल होता है और 12 से 1 होता है जीरो ओवर या शून्यकाल। संसद की प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। शून्यकाल में किसी तत्काल आवश्यक जनहित के मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन अध्यक्ष या सभापति को पूर्व सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष सभापति पर निर्भर करता है।
इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है, उत्तर देने को कह सकता है। तो भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल और प्रश्नकाल के ठीक पूर्व का काल आप नहीं कह सकते, क्योंकि संसद की कार्यवाही में पूछा है। क्योंकि संसद में अगर राज्यसभा देखें तो प्रश्नकाल से पहले का काल है ये, ठीक है। और लोकसभा में देखें तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल है ये, ठीक है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किसकी देन है? तो ये भारत की देन है। संसदीय व्यवस्था, संसदीय परंपरा। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा होती है, 12 बजे से 1 बजे तक। राज्यसभा में 11 से 12 तक। तो राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र, ठीक है, प्रश्न उत्तर सत्र। नेक्स्ट है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो है विधेयक की प्रस्तुति के समय, बी है द्वितीय वाचन में, सी है प्रतिवेदन स्तर पर, और डी है तृतीय वाचन में। तो लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन में, ठीक है। कब होती है? तो आम बहस होती है द्वितीय वाचन में। इसको देख लेते हैं, क्योंकि कई बार विधेयक को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाता है, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, मतलब प्रथम वाचन क्या होता है, द्वितीय वाचन क्या होता है, तृतीय वाचन क्या होता है, कब मतदान होता है, कब चर्चा होती है, फिर ये सारा इस प्रोसेस को देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो विधेयक को प्रस्तावित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन कहलाता है। तो प्रथम वाचन क्या कहलाता है? विधेयक को प्रस्थापित करने का प्रक्रम। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है, सदन के सदस्य इस स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है, ठीक है। तो द्वितीय वाचन में ही जब इस पर आम बहस हो जाती है, विचार विमर्श हो जाता है, तो द्वितीय वाचन में ही सदन क्या करता है? विधेयक को प्रवर समिति को या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होता है, मतलब विचार विमर्श चर्चा प्रक्रिया सब होता है, उस पर बहस। प्रभारी सदस्य के प्रस्ताव की विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए, विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। फिर तृतीय वाचन में क्या होता है? तो तृतीय वाचन में विधेयक पर मतदान होता है, ठीक है। तृतीय प्रथम वाचन यानी कि विधेयक को प्रस्थापित करना, द्वितीय वाचन उस पर खंडवार चर्चा करना और उसको प्रवर समिति या संयुक्त दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपना, और तृतीय वाचन उस पर मतदान। नेक्स्ट है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है, तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। अनुच्छेद 108 के तहत है संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाता है संसद की संयुक्त बैठक में। बेसिकली लोकसभा का प्रतिनिधित्व अधिक रहता है, क्योंकि लोकसभा के 550 सदस्य हैं, अभी वर्तमान में 543, और राज्यसभा की 250। देख लीजिए, क्या तो कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक तो ये लागू नहीं होती। दोनों का अलग अलग, स्पेशली संविधान संशोधन विधेयकों का अलग अलग पारित होना, अलग अलग सदन से मतलब दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है, विशेष बहुमत द्वारा या 2/3 बहुमत द्वारा। और धन विधेयक तो लोकसभा की अधिकारिता ज्यादा होती है धन विधेयक पर। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी, यानी कि 108 के तहत, और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए, तो क्या होगा? तो संयुक्त सत्र यथासंभव यथा समय आहूत होगा, ठीक है, अगर अधिसूचना जारी कर दी हो तो, ठीक है। इसमें ये ऑप्शन होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108(5) में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने की अपने आशय की सूचना दे दी है और उसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो भी संयुक्त बैठक
हो सकेगी और विधेयक व्यक्तिगत नहीं होगा और उसे पारित किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति इस प्रकार का आशय दे चुका था। इस प्रकार की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी कर चुका था और उसके बाद लोकसभा विघटित हुई है, तो इसलिए अब संयुक्त बैठक होगी और विधेयक पारित होगा, क्योंकि विधेयक तो साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। संयुक्त बैठक में नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है, यानी स्पीकर। अनुच्छेद 118 के तहत तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में 118 के तहत 118(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक के लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा, वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। देखिए, राज्यसभा का उपसभापति है, सभापति नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है। संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेगा, सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष, वो अनुपस्थित है तो फिर कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष, वह भी अनुपस्थित है तो फिर कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति नहीं करेंगे, ठीक है। यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाए। तो यानी कि संयुक्त बैठक से जो है उपराष्ट्रपति को शक्ति नहीं है कि वो उसकी अध्यक्षता करे। है लोकसभा अध्यक्ष है, फिर उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष नहीं है तो उपसभापति है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर नहीं है तो उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, वो भी नहीं है तो पीठासीन बैठक, ऐसा व्यक्ति जो पीठासीन होगा, ऐसा व्यक्ति जो कि बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? सिमिलर क्वेश्चन, ये कई इस तरह के क्वेश्चन है तो ये हम छोड़ देते हैं, स्किप करते हुए चलते हैं इनको। नेक्स्ट में आते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है, तो ये सही है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है, संस्वीकृत है, ये सही है। फिर 2 है कि लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी, ये भी सही है। लोकसभा और राज्यसभा की अभी तक 3 संयुक्त बैठकें हो चुकी हैं, उसमें से जो पहली हुई थी, सबसे पहली हुई थी वो 1961 में हुई थी। फिर 3 है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी, तो ये भी सही है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी। तीसरा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी, तो इसमें तीनों ही सही है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होगा जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक 1959 पर 1961 में आयोजित की गई थी, ठीक है। कौन सा विधेयक था? दहेज निरोधक विधेयक। दहेज निरोधक विधेयक पर 1961 में आयोजित की गई थी पहली संयुक्त बैठक। द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल 1977, बैंक सेवा आयोग निरसन बिल 1977 को पारित करने के लिए 1978 में आयोजित हुई। तृतीय बैठक कब हुई? तृतीय संयुक्त बैठक हुई 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के संदर्भ में आयोजित की गई। 2002 में हुई थी आतंकवाद निरोधक विधेयक पर। तो 3 संयुक्त बैठकें हुई हैं, पहले 1961 में दहेज निरोधक विधेयक 1959 पर, फिर बैंक सेवा आयोग निरसन बिल पर हुई थी 1978 में, फिर 2002 में हुई आतंकवाद निरोधक विधेयक पर।
नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं, संयुक्त अधिवेशन आयोजित नहीं होता, वो एक निर्वाचक मंडल बनता है, उसे संयुक्त अधिवेशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। निर्वाचन मंडल होता है वो, संयुक्त अधिवेशन नहीं, तो ये गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ये भी गलत है, क्योंकि वो भी निर्वाचक मंडल होता है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन उसे नहीं बोलते। तो 3 है कि संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, संविधान में संशोधन के लिए संयुक्त बैठक हो ही नहीं सकती। दोनों संविधान संशोधन विधेयक का दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है। 4 है कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में विधेयक हो, तो केवल 4 इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि कब हुई थी, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में 1961 में, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। दूसरा कौन था, दूसरा विधेयक कौन सा था जिस पर हुई थी, तो दूसरा विधेयक था बैंक बैंक बैंकारी सेवा निरसन आयोग, बैंकारी सेवा आयोग निरसन बिल। ठीक है, और तीसरा आतंकवाद निरोधक विधेयक। तीनों याद रखने हैं, तीन ही तो बैठक हुई है, तीनों को याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। तीनों का क्रम भी पूछ लेगा और फिर पूछ भी लेगा कितनी बार हुई है अब तक संयुक्त बैठक, 108 के तहत तो 3 बार हुई है। तीनों याद रख लीजिए। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, तो साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में तो बुलाई जाती है, ये सही है, ये इसमें सही होगा। धन विधेयक के लिए तो हो ही नहीं सकता है, और संविधान संशोधन के लिए भी नहीं। जैसे कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है, तो सामान्य विधेयक पर केवल। जैसे कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो साधारण विधेयक पर ये देख चुके हैं, क्योंकि धन विधेयक पर तो लोकसभा का विशेष अधिकार होता है, उसमें कोई संसदीय बैठक नहीं होती। अगर राज्यसभा को कोई आपत्ति भी है तो उसकी आपत्ति का कोई मान्यता नहीं होती, 14 दिन तक केवल उसके पास विशेष अधिकार होता है कि वो रोक सके, उसके बाद वो पारित मान लिया जाता है धन विधेयक। और संविधान संशोधन दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है, तो दोनों में से संसद के एक पटल पर, ठीक है, किसी में भी रखा जा सकता है मतलब, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि लोकसभा में या राज्यसभा में, सामान्य विधेयक जो है दोनों में से किसी में भी रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है, तो लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वें पर व्यपगत हो जाता है। तो लोकसभा में लंबित विधेयक कोई विधेयक उसके 17वें पर व्यपगत हो जाता है। ठीक है, और 2 है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। तो इसमें 2 सही है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक अगर उसका सत्र खत्म होता है तो व्यपगत नहीं होता। ठीक है, लोकसभा में लंबित है और कोई विधेयक और उसका 17वां सत्र खत्म हुआ है, लोकसभा विघटित नहीं हुई है, लोकसभा खत्म नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है, तो 17वें पर व्यपगत नहीं होगा। नेक्स्ट सत्र पे होगा तो फिर से उस पर चर्चा होगी, तो लैप्स नहीं होगा। और हाँ, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक है जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया, लेकिन लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। लोकसभा के विघटन पर क्यों नहीं होगा व्यपगत, क्योंकि वो राज्यसभा में लंबित है। ठीक है, लोकसभा ने पारित नहीं किया है, ठीक है, राज्यसभा में लंबित है, तो नई लोकसभा बनेगी तो राज्यसभा में पहले ही लंबित है, और फिर राज्यसभा से पारित होगा, फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पारित होगा, ठीक है, नई लोकसभा से, तो इसलिए इसमें केवल 2 सही है। इसलिए संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 265 में है ये। ठीक है,
संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित नीतियों और लोक लेखे और अनुच्छेद 300 संघ राज्यों के नाम से वाद और कार्यवाहियों और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। 266 में क्या है? संघ और राज्यों की संचित नीतियां और लोक लेखे। 267 में क्या है? आकस्मिक निधि। ठीक है, 266 में संचित निधि और 267 में आकस्मिक निधि। और 265 में कि कोई कर विधि के प्राधिकार से अधिरोपित होगा और संग्रहित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? महानियंत्रण, महालेखा परीक्षक नहीं, भारत के वित्त मंत्री नहीं, अधिकृत मंत्री नहीं, तो उपयुक्त में से किसी का नहीं। किसका है फिर? तो ये बेसिकली संसद का है। संचित निधि से धन निर्गत पर किसका अधिकार है? संसद का है। संविधान के भारत संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि से भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राजहुंडियां निर्गमित करने, उधार द्वारा या अग्रिम अर्थोपाय द्वारा लिए गए सभी उधार या उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है। कुल मिलाकर मैं आपको बता देती हूँ मोटा मोटा कि भारत की संचित निधि किस प्रकार बनती है। देखिए, भारत सरकार को जो राजस्व प्राप्त होते हैं वो सब संचित निधि में जाते हैं। जो सरकार, भारत सरकार जो राज हुंडियां निकालती है और राज हुंडियों पर जो भी उसको पैसा मिलता है, पैसा कमाती है भारत सरकार, वो सब उसमें जाता है संचित निधि में। भारत सरकार ने उधार लिया है कोई, तो उधार भी जो है वो संचित निधि में जाएगा। कोई अग्रिम अर्थोपाय है, ठीक है, ठीक है, और किसी तरह का मतलब कोई इस तरह के कार्य किए हैं जिससे नए नए अर्थ उपाय हो सके, मतलब कहीं कहीं से पैसा आ रहा है, तो वो सब किस में जाएगा? संचित निधि में। ठीक है, और उधारों से संबंधित जो भी मतलब प्राप्त होता है, जो भी धनराशि, ब्याज वगैरह, अगर सरकार ने किसी को उधार दिया उससे उन्हें ब्याज मिल रहा है, तो भी सब किस में जाएगा? वो संचित निधि में जाएगा। चाहे भारत सरकार को राजस्व मिले, वो राजहुंडियां, बॉन्ड्स जिसे कहते हैं, बॉन्ड्स जो भारत सरकार निर्गमित करती है ना, बॉन्ड्स, और फिर जो लोग खरीदते हैं उनसे उसको सरकार को पैसा आता है ना, तो फिर वो सब संचित निधि में जाएगा। और जो कोई उधार लिया है, उधार या किसी को उधार दिया है, उससे ब्याज आ रहा है, सब संचित निधि में होते हैं। ठीक है, इकट्ठे होते हैं। और ये संसद के नियंत्रणाधीन होती है, नियंत्रणाधीन। और संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं की जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करती है। अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करती है, तो संसद का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो ये मैंने बता दिया आपको, कोई किसी तरह का कर आया हो, राजस्व आया हो, कोई सरकारी कामकाज चल रहा हो, ठीक है, या कोई अन्य प्राप्ति हुई हो, उधार पर ब्याज, तो समूचा राजस्व कहाँ जमा होगा? तो भारत की संचित निधि में। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन? तो हम देख चुके हैं अभी, भारत की संसद का अनुमोदन विनियोग विधेयक के माध्यम से। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक के माध्यम से संसद धन जारी करती है संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? अनिवार्य व्यय भार नहीं है, तो वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाना है, बिल्कुल, अगर भारत सरकार को कोई ऋण चुकाने हैं तो वो संचित निधि से जाएंगे। भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, तो यही नहीं है। ठीक है, बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन संचित निधि पर भारित होती है, सही है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते, ये भी संचित निधि से जाता है, बिल्कुल। तो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन संचित निधि पर भारित नहीं होते।
संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय इस प्रकार है। तो राष्ट्रपति की उपलब्धियों, वेतन भत्ते, उसके पद से संबंधित जितने भी व्यय हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वो सभी किस पर भारित होते हैं? संचित निधि पर, यानी कि संचित निधि से ही उनका खर्चा वहन किया जाएगा। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं। ऐसा ऋण जिसका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज देना है, निक्षेप निधि भार है, मोचन भार है, उधार लेने, ऋण सेवा, ऋण मोचन से संबंधित मतलब जितने वे हैं ऋण से संबंधित, वो सब संचित निधि पर भारित होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह जो भी वेतन भत्ते पेंशन होती है, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के, वो सब किस पर भारित होते हैं? संचित निधि पर। फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके संबंध में संदेह पेंशन, ठीक है, वो सब भी संचित निधि पर भारित होते हैं। उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन क्या होते हैं? संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी संचित निधि से ही चुकाए जाते हैं। और फेडरल न्यायालय में के न्यायाधीशों के भत्ते पेंशन नहीं, केवल पेंशन। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते भत्ते और वेतन और भत्ते नहीं, केवल पेंशन। तो उच्च न्यायालय की और फेडरल न्यायालय यानी कि संघीय न्याय क्षेत्र के, ठीक है, जैसे चंडीगढ़ संघीय न्याय क्षेत्र, ठीक है। तो फेडरल न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के केवल पेंशन दी जाती है संचित निधि से। बाकी वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। केवल पेंशन कौन देता है? तो भारत सरकार की संचित निधि, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के तो सभी वेतन हो, भत्ते हो, पेंशन हो, सभी कौन देता है? तो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग और उनके संबंध में मतलब संदेह, वेतन भत्ते और पेंशन वो सब संचित निधि पर भारित होते हैं। किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री, पंचाट की तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियां जो होती हैं, ठीक है, तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियां वो सभी संचित निधि में भारित होती है। कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद की विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है, यथा अनुच्छेद 322 के तहत संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेह, वेतन भत्ते और पेंशन भी संचित निधि पर भारित होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की वेतन भत्ते और पेंशन, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। राज्यसभा के सभापति के रूप में वो वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ते। ये नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता नहीं है, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते प्राप्त करता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते ये तो है, कैग के वेतन भत्ते बिल्कुल है, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते तो ये नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन भत्ते ये है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते, ये सब संचित निधि पर भारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान का अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो अनुच्छेद 267, 266 था संचित निधि से, राज्यों की और भारत की संचित निधि से, और 267 आकस्मिकता निधि से, और 265 था कि संसद बिना विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर लगाएगी नहीं और ना ही संग्रहित करेगी। ये जो है संचित निधि जो होती है, ये संसद के नियंत्रणाधीन होती है, और आकस्मिकता निधि जो होती है राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है, राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्यय हेतु किया गया है। ऐसे आकस्मिक व्यय का अनुच्छेद 115 अनुच्छेद 116 के रूप में
संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किए जाने के लंबित रहने तक इस निधि से ऐसे व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम धन हेतु यह निधि राष्ट्रपति के व्ययनाधीन होगी। आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं बता देती हूँ। बेसिकली इसका जो गठन किया गया है, अत्यावश्यक और आकस्मिक प्रकृति के व्यय नहीं हो जाते कि इन्हें करना ही करना है, ठीक है। और तो मान ली संसद का सत्र नहीं है, या लोकसभा विघटित हो गई है, या कोई अन्य और कारण है, ठीक है, तो ऐसे में फिर अगर संसदीय विधि द्वारा संचित निधि से धन विनियोग विधेयक पारित कराना मुश्किल होता है, तो फिर राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन कुछ पैसे रख दिए गए हैं, कुछ रुपये रख दिए गए हैं, कुछ भंडार रख दिए गए हैं कि ठीक है, अगर जब ऐसी स्थिति से जब विनियोग विधेयक संसद विधि के माध्यम से पारित ना हो पाए, रीजन कोई भी हो, तो तब आपको यह आकस्मिक निधि अत्यावश्यक कार्यों के लिए आपको इससे पैसे उपलब्ध कराने राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन रख दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि संघ की सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो कथन एक है कि राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो राजस्व विभाग नहीं करता है केंद्रीय बजट को तैयार, तो ये गलत है। दो है कि भारतीय संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता, तो ये सही है। कौन से अनुच्छेद के तहत? ऑथराइजेशन किसका है संसद का संचित निधि पर? कौन से अनुच्छेद के तहत? 265 के तहत, ठीक है। और ये विनियोग विधेयक की बात कर रहा है, वो था कि कोई कर नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 265 के तहत है कि कोई कर विधि के प्राधिकार के बिना ना तो लगाया जा सकता है, ना ही संग्रहित किया जा सकता है। और ये संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। ये विनियोग विधेयक की बात कर रहा है। और ये कौन सा अनुच्छेद के तहत है? तो आर्टिकल 114 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 114 के तहत 114, ठीक है, 114 के तहत जो है विनियोग विधेयक है। तो इसमें दो सही है। तीसरा है लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों यानी कि डिस्बर्समेंट के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो इसमें केवल दो सही है, ठीक है, तीन भी गलत है। देख लेते हैं। बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की आर्थिक कार्य विभाग की होती है, ठीक है। तो किसकी होती है? वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की, ना कि राजस्व विभाग की, ठीक है। किसकी जिम्मेदारी होती है बजट तैयार करना? वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक कार्य विभाग है उसकी। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग विगत वर्षों में राजस्व संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में आने वाले वर्ष के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करता है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। संचित निधि का प्रावधान है 266 में, और 114 के तहत क्या है कि विनियोग विधेयक के आधार पर ही संचित निधि से धन निकाला जा सकता है, ठीक है। तो संसद की अनुमति के बिना धन संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता। 166 दो में लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। इसमें संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य लोक राशियां जमा की जाती हैं। संचित निधि में जो जमा है उसके अतिरिक्त जो अन्य लोक धनराशियां हैं वो लोक लेखा में जमा की जाती हैं। इसमें लोक भविष्य निधि और न्यायिक जमा, ठीक है, आदि धन शामिल होते हैं। लोक भविष्य निधि और न्यायिक जमा धन शामिल होते हैं। लोक लेखा से धनराशि निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस निधि का नियंत्रण किसके पास होता है? तो कार्यपालिका के पास। तो इस प्रकार से आपने तीन निधियां देखी हैं, संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा निधि। संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का। संसद की विनियोग विधेयक के माध्यम से ही संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। फिर आती है आकस्मिकता निधि, अनुच्छेद 267 के तहत। 266 के तहत है, 266 एक के तहत संचित निधि, 267 के तहत आकस्मिकता निधि है जो आकस्मिक निधि है, और ये राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है, ठीक है। और फिर लोक लेखा निधि है 266 दो के तहत, और ये किसके अधीन होती है? तो इस पर नियंत्रण होता है कार्यपालिका का, और इसे संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इससे धन निकालने के लिए। और इसमें लोक भविष्य निधि और न्यायिक जमा आदि धन शामिल होते हैं। लोक भविष्य निधि और न्यायिक जमा,
ये कार्यपालिका के पास होती है। यानी कि 3 निधि है और तीनों अलग-अलग अलग-अलग अथॉरिटी है तीनों पर। किसी पर संसद की, एक पर राष्ट्रपति की और एक पर कार्यपालिका की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी करने और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग बजट की तैयारी करता है, उसे संसद में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय संकट के समय संसदीय स्वीकृति के बाद संसदीय स्वीकृति से पूर्व नहीं व्यय कर सकते, तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व होगा इसे। व्यय क्यों नहीं कर सकते? व्यय तो कर ही सकते हैं, उसी के लिए तो रखी गई है आकस्मिकता निधि। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 109 क्या कहता है? अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुरस्थापित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुरस्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है। और 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है 110 में। ठीक है, अनुच्छेद 110 में। और 111 है धन विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, या सॉरी विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, धन विधेयकों पर नहीं, राष्ट्रपति की। तो धन विधेयक भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में परिभाषित है? तो 110। और अनुच्छेद 109 है कि धन विधेयक को लोकसभा में पुरस्थापित किया जा सकता है। अनुच्छेद 111 है धन विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। और 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार। अनुच्छेद 110 के अनुसार एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है। तो भारत सरकार के उधार लेने का नियमन, बिल्कुल सही। अगर भारत सरकार उधार ले रही है तो वो वित्त विधेयक माना जाएगा। ठीक है। भारत की समेकित निधि की निगरानी, बिल्कुल सही। अगर भारत सरकार की समेकित निधि करनी है, समेकित निधि की निगरानी करनी है तो वो भी वित्त विधेयक माना जाएगा। ठीक है। सी है किसी राज्य के खातों की लेखा परीक्षा, तो किसी राज्य के खातों की लेखा परीक्षा भी होगी वित्त विधेयक, और इसमें उपरोक्त सभी आंसर आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो टैक्स लगाना है, समाप्त करना है, उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन बिल्कुल है। धन की उधारी का विनियमन करना बिल्कुल है। भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना ये भी शामिल है। भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना, तो विवरण तो नहीं देना है लेकिन किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना, ये धन विधेयक में आता है। तो उपयुक्त में से ए बी सी तो आएंगे, तो इसलिए इसमें होना चाहिए उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत टैक्स लगाना, समाप्त करना, उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन करना, धन की उधारी का विनियमन करना। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत कोई टैक्स लगा रहा है तो भी वो धन विधेयक है। समाप्त कर रहे हैं किसी टैक्स को तो भी धन विधेयक से विधेयक है। उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन करना, विनियमन के लिए कोई कानून ला रहे हैं तो भी वो धन विधेयक है। धन की उधारी का विनियमन करना, यानी कि उधार ले रहे हैं कोई धन, उसको कैसे कैसे विनियमित किया जाएगा, उससे संबंधित कोई विधेयक है तो भी वो धन विधेयक है। भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना यानी निकालना, वो भी धन विधेयक है। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, वो भी धन विधेयक है। ठीक है। टैक्स लगाना हो, समाप्त करना हो, विनियमन करना हो, धन की उधारी का विनियमन हो, संचित निधि से धन निकालना हो, संचित निधि पर कोई व्यय भारित करना हो, तो ये सब धन विधेयक की परिभाषा में शामिल है। ठीक है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो कर से संबंधित उपबंध, बिल्कुल टैक्स लगाना हो, टैक्स समाप्त करना हो, विनियमन करना हो, ठीक है, तो वो धन विधेयक में है। इसने पूछा नहीं किया गया है। दूसरा उधार लेने से संबंधित उपबंध, बिल्कुल है। उधार लेना हो, देना हो, उधारी का विनियमन करना हो, वो सब है, ठीक है, धन विधेयक में। सी है संचित निधि आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध हो, बिल्कुल। संचित निधि से कैसे विनियोग करना है, क्या क्या उसमें भारित करना है, आकस्मिकता निधि की जो अभिरक्षा है, वो सबसे संबंधित उपबंध धन विधेयक में आएंगे अनुच्छेद 110 के तहत, ठीक है। डी है जुर्माने या अर्थ दंड से संबंधित उपबंध, तो यही नहीं है इसमें धन विधेयक में, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि अनुच्छेद 110 की खंड 2 के अनुसार कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वे जुर्मानों या अन्य अर्थदंडों के अधिरोपण का उपबंध करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है। तो प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, ठीक है। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। तो जैसे बोला क्या सही नहीं है, सही नहीं है, तो ये तो सही है, धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, ये सही है, ठीक है। फिर ये है कि प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता, तो ये आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, ये तो सही है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता, ये भी सही, ये सही है, ठीक है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, तो ये सही है। वित्त विधेयक धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, तो बिल्कुल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही वित्त विधेयक धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं, तो ये सही है। फिर ये राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है, तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है, वित्त विधेयक को नहीं, तो ये होगा, ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है। और देख लेते हैं, यानी कि पांचवा जो था वो सही नहीं था। फिर ये है कि राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। फिर सातवां है कि राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, तो राज्यसभा वित्त विधेयक को कर सकती है, धन विधेयक को नहीं कर सकती, ठीक है। वित्त विधेयक को कर सकती है, धन विधेयक को नहीं कर सकती। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक पर नहीं, ठीक है। और धन विधेयक वित्त विधेयक अलग होता है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, ठीक है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, ठीक है। तो इसमें 5 और 6 ये जो है गलत होंगे, तो इसमें 5 और 6 बी में है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए ताकि थोड़ा वित्त विधेयक और धन विधेयक की जो चीजें वो क्लियर हो जाए। तो धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 एक में किया गया है। धन विधेयक का प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका निश्चय संविधान के अनुच्छेद 110 3 के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। उसका निश्चय अंतिम होता है, ठीक है, ये नहीं कह सकते कि आपने गलत किया, ये ऐसा नहीं है, ऐसे वैसे, उसका जो निश्चय वो अंतिम होता है लोकसभा अध्यक्ष का। अनुच्छेद 110 की खंड 1 के उपखंड क से उपखंड 4 में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों को लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि लोक धन विधेयक हो चाहे वित्त विधेयक हो, वो लोकसभा में ही पेश किए जाएंगे, राज्यसभा में नहीं पेश किए जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता है, लोक वित्त विधेयक के लिए भी और धन विधेयक के लिए भी, ठीक है। धन विधेयक पर राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है, परंतु साधारण वित्त विधेयक जो कि धन विधेयक नहीं है, को राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है, ठीक है। तो धन विधेयक को तो 14 दिन तक ही रोक के रख सकते हैं, 14 दिन बाद वो पारित समझा जाएगा, चाहे राज्यसभा उसे पारित करे या ना करे। लेकिन वित्त विधेयक साधारण वित्त विधेयक जो होते हैं, जो धन विधेयक नहीं है, उस पे राज्यसभा उसको अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है। हालांकि ना तो राज्यसभा में पूरे स्थापित किए जाते वित्त विधेयक, और
वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। लेकिन वित्त विधेयक पर राज्यसभा को यह अधिकार है कि अनिश्चित काल के लिए रोक सके। ठीक है, राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, वित्त विधेयक में कौन से वित्त विधेयक में, जो धन विधेयक नहीं है। और असहमति की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है साधारण विधेयक की तरह। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, परंतु साधारण वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस लौटा सकते हैं। तो साधारण वित्त विधेयक पर जो शक्ति है, बेसिकली कुछ कुछ शक्तियां वो राज्यसभा की और राष्ट्रपति के पास भी है। ठीक है, साधारण विधेयकों की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। धन विधेयक के बारे में सही, तो धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, दोनों केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे, दोनों राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही प्रस्तावित किए जाएंगे। ठीक है, धन विधेयक यानी इसका निर्णय तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये भी पीछे भी बताया। ये एक सिमिलर क्वेश्चन। तो वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मैंने बताया लोकसभा में ही केवल प्रस्तुत किया जा सकता है, धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, ठीक है, कोई भी हो। सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन सही है, कौन सा सही है, तो डी सही है कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन जो है वो आगे बढ़ते हैं, स्किप करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना उन सब में। तो निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा जो है शक्तिहीन है। तो ये सही है, क्योंकि धन विधेयक वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, तो ये सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यही गलत है। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। सही है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। सही है। अगला क्वेश्चन, शिमला क्वेश्चन, धन विधेयक कहाँ पे स्थापित किए जा सकते हैं, तो लोकसभा में। धन विधेयक वित्त विधेयक दोनों लोकसभा में। शिमला क्वेश्चन स्किप करते हैं, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन अलग है, लेकिन आप देख चुके हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। इसे लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा। राज्यसभा उस पर कार्रवाई नहीं करती तो 14 दिनों तक नहीं करती। तो शिमला क्वेश्चन, शिमला क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन कि धन विधेयक प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के अंदर लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए, तो 14 डेज के अंतर्गत। देख लेते हैं, निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी एक धन विधेयकों को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है, कि जो राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया। तो इसमें ये होगा कि पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा द्वारा इसे संशोधन को स्वीकार करे, अस्वीकार करते हुए पारित कर दे। मतलब बेसिकली ये सारे फैक्ट हम देख चुके हैं, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप इसको बार बार देखें। ठीक है, कोई विधेयक जिसमें केवल वह अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो संसद की किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, केवल वह अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, यानी कि वो साधारण विधेयक है, तो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। तो कोई विधेयक जिसमें केवल वह अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह ही प्रयोग किया जाता है। इसके लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है। तथापि अनुच्छेद 117 के अनुसार 117(3) के अनुसार भारत की संचित निधि से व्यय करने वाला संबंधी उपबंध वाला विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो बजट नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं इसे अनुच्छेद 112 के तहत। नेक्स्ट है बजट पर संसद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात
सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। अब ऐसा भी नहीं है, वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य प्रभाग बजट का निर्माण करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संसद का कोई हाथ नहीं होता। ठीक है, तो ये तो गलत, ये तो सही नहीं है। हाँ सॉरी, सही नहीं है, ये सही है कि ना संसद का कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य प्रभाग इसके लिए कार्य करता है। कई बार फ्रेंड पढ़ते तो हैं, लेकिन कई बार एब्सेंट माइंड हो जाता है, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। और इस तरह की जो चीज प्रॉब्लम है, वो कई बार हम लोग तब भी फेस कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं। तो कई बार चीजें नेग्लेक्ट हो जाती हैं, एब्सेंट माइंड हो जाते हैं हम पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो ये तो सही है। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है? संसद को समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, तो यही सही नहीं है, बी। बाकी ये सही है कि संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति ही सिफारिश करेगा, पूर्वानुमति तो राष्ट्रपति ही देगा ना। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि पूर्वानुमति तो राष्ट्रपति ही देगा ना धन विधेयक और वित्त विधेयक के लिए। ठीक है, तो समेकित निधि यानी संचित निधि पर प्रभारित व्यय अनुच्छेद 113(3) संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। तो समेकित निधि पर प्रभारित व्यय जो है, यानी कि जो उस पर एक बार पारित हो गए, उस पर संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। उन पर केवल चर्चा हो सकती है कि भाई इसको घटाया जाए, बढ़ाया जाए, क्या किया जाए। मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं होते हैं। प्रभारित व्यय में कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है। ठीक है, चर्चा हो सकती है, प्रभारित व्ययों में कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम में आती हैं? लोक वित्त, ठीक है, यानी कि सार्वजनिक वित्त जो है, पब्लिक फंड जो है, उस पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम में आती हैं। ठीक है, तो संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना बिल्कुल काम में आती है। संसदीय नियंत्रण ही तो रहता है उस पे, लोक वित्त पे, क्योंकि संसदीय नियंत्रण कैसे रहता है? संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं, ये हमारा व्यय है, इतना आय है, इतनी व्यय है। तो ठीक है, दो है कि विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, बिल्कुल संसद का ये तो क्षेत्राधिकार है कि विनियोग विधेयक पारित होगा अनुच्छेद 114 के तहत, विनियोग या विनियोजन विधेयक, तो ये भी है। तीन है कि अनुपूरक अनुदानों और लेखानुदानों का प्रावधान, तो ये भी सही है। अनुपूरक अनुदान से संबंधित प्रस्ताव और लेखानुदान से संबंधित प्रस्ताव कहाँ पारित होते हैं? तो संसद में। ठीक है, और चार है कि संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकारी कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन, ऐसा कुछ नहीं है ये। ठीक है, संसदीय बजट कार्यालय जो होता है, उसके द्वारा कोई आर्थिक पूर्वानुमानों का और व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का कोई नियतकालिक और मध्यवर्षीय पुनरावलोकन नहीं होता। ठीक है, यानी कि साल के वर्ष के बीच में कोई पुनरावलोकन नहीं होता आर्थिक पूर्वानुमानों का, या सरकार ने जो व्यय किया है उसका। ठीक है, पांचवें की संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, तो बिल्कुल, तो 1 2 3 5 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। भाई देखो, लोकसभा जो बजट बेसिकली है, वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत कर रहा है? कार्यपालिका ही रखती है। ठीक है, और वो लोकसभा में पारित नहीं हो रहा, और जो कार्यपालिका संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो उसको तो यानी बहुमत नहीं है, तभी तो पारित नहीं हुआ ना लोकसभा में उसका बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण, तो इसलिए उसको त्याग पत्र देना होगा। जैसे कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, गैर सरकारी विधेयक संसद के सदस्यों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा नहीं कि जो सरकार संसद के सदस्य नहीं है वो प्रस्तुत कर देते हैं,
संसद के सदस्य ही जो होते हैं वो ही प्रस्तुत करते हैं, इसलिए वो सरकार के सदस्य नहीं होते, ठीक है, मंत्री नहीं होते, बेसिकली वो मंत्री नहीं होते, ठीक है, सरकार के भाग तो होते हैं, मंत्री नहीं होते, ठीक, तो लेकिन निर्वाचित होते हैं, तो ये गलत है। दो है कि हाल ही में भारत के संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है, तो पता नहीं उस समय का होगा किया गया कि नहीं किया गया, तो ये भी गलत ही लग रहा है मेरे को, तो ना तो एक ना तो दो। तो गैर सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो कि संसद के ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर प्रस्तावित किए जाते हैं जो मंत्री नहीं होते। सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? जो मंत्री द्वारा सदन के पटल पर प्रस्तावित किए जाते हैं। गैर सरकारी विधेयक भी सदन में एक प्रक्रिया के तहत पेश किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों संबंधी एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 14 गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं, इसलिए मतलब उसने बोला ना भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी, तो पहली बार नहीं, अब तक 14 विधेयक पारित हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व किया जाता है। नेक्स्ट है लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, तो किसकी अनुमति प्रदान करता है? लेखानुदान होता है कि निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए, ठीक है। लेखानुदान यानी कि निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो संविधान परिषद 116 के तहत विनियोग विधेयक या बजट के समय सीमा के अंदर 116 के तहत विनियोग विधेयक के समय या बजट के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है, मतलब विनियोग विधेयक या बजट जो है एक निश्चित समय सीमा के अंदर पारित नहीं हुआ, लेकिन संघ सरकार को तो धन की आवश्यकता है, तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है केवल लोकसभा को, ठीक है। लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। लेखानुदान बना है तो बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, ठीक है। नेक्स्ट है संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है, तो इसमें सी ऑप्शन से होगा जब सामान्य बजट की समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। लेखा के लिए वोट यानी कि लेखानुदान जब सामान्य बजट समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं रहती, संघ सरकार को तो आवश्यक है धन की, ठीक है, आवश्यकता है, तो तब लेखानुदान पारित होता है लेखा के लिए वोट। नेक्स्ट है लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? तो पहला कथन है कि स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये गलत है। दो है कि लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है। बजट के व्यय पक्ष मात्र से बिल्कुल, क्योंकि मान लें सामान्य जो बजट है वो पास नहीं हुआ है और संघ सरकार को आवश्यकता है व्यय की, धन व्यय करने की, तो लेखानुदान के माध्यम से लोकसभा को अधिकार है कि संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करें, ठीक है। जबकि अंतरिम बजट में व्यय और आवती दोनों सम्मिलित होते हैं, ठीक है, तो उसमें केवल लेखानुदान में केवल व्यय होता है और अंतरिम बजट में व्यय और आवती दोनों होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट देगी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बजट प्रक्रिया संपन्न होने अर्थात बजट पर संसद में चर्चा या मतदान होने से पूर्व नए वित्त वर्ष का प्रारंभ हो जाने की स्थिति में, यानी कि बजट पर संसद में ना तो चर्चा हुई है और न ही मतदान हुआ है, लेकिन नए वित्त वर्ष प्रारंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से धन निकालने हेतु लेखानुदान संसद में पारित कराया जाता है। वही है कि बजट अगर समय सीमा पर पारित नहीं हो, पर चर्चा नहीं हुई हो, संसद में मतदान नहीं हुआ हो, तो फिर लेखानुदान के माध्यम से संचित निधि से धन निकाला जाता है।
और संसद में पारित कराया जाता है, वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, सरकार के बजट के व्यय पक्षपाती से संबंध होता है। लेखानुदान स्थायी स्थायी और कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत कर सकती है। देखो, कार्यवाहक सरकार को भी आवश्यकता हो सकती है तो स्थायी सरकार को भी आवश्यकता होती है, हो सकती है। तो ऐसा तो नहीं है कि केवल स्थायी सरकार जो है लेखानुमोदन पास करेगी। ठीक है, लेकिन अंतरिम बजट में व्यय और आवधि दोनों सम्मिलित होते हैं। चुनाव से पूर्व की कार्यवाहक सरकार और चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो लेखानुमोदन और अंतरिम बजट कार्यवाहक और स्थायी सरकार दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कार्यवाहक और स्थायी सरकार का कोई भेद नहीं है, दोनों सरकारें ही दोनों प्रकार के अंतरिम बजट और लेखानुमोदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो अनुदान का आरोप किया जाता है, अनुदान का अनुरोध किया जाता है। ठीक है, ये अनुदान दे दीजिए भाई, हमें ये भारित व्यय करने हैं। सामान्य वित्तीय विधान में चरण होते हैं। तो प्रथम चरण होता है कि बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक पारित होना। ठीक है, ये सब होते हैं। और फिर विधेयक का पारित होना। लेखानुदान सामान्य वित्तीय विधान में नहीं है, लेखानुदान तो तब है, वो अलग होता है, सामान्य वित्तीय विधान का चरण नहीं है वो। लेखानुदान क्या होता है? जब बजट पास नहीं हुआ है, बजट समय सीमा में पास नहीं हुआ, लेकिन सरकार को आवश्यकता है कि वो उसको धन चाहिए खर्च करने के लिए, तो फिर वो लेखानुदान के माध्यम से प्राप्त करता है। ठीक है, तो बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, चर्चा होती है, विनियोग विधेयक को पारित करना, विधेयक को पारित करना। इसमें 1 2 3 5 आना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 5। नेक्स्ट है, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक हो, बिल्कुल, अगर एक नवीन राज्य का गठन करना है तो भी आवश्यकता है भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की। ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित नहीं है तो बिल्कुल तब भी आवश्यकता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की। फिर दूसरा है कि राज्य की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर बिल्कुल उस पर भी आवश्यकता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की। और धन विधेयक पर तो सभी पर है बेसिकली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबद्ध संघीय बजट से है? ठीक है, तो ये कटौती प्रस्ताव। ठीक, निंदा प्रस्ताव तो किसी संसद सदस्य की मतलब आलोचना करना, सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना करना होता है। कटौती प्रस्ताव होता है जब कभी बजट थोड़ा ज्यादा लग रहा होता है, किसी नीति पर लग रहा होता है कि इस नीति पर या इस कार्यक्रम पर अतिरिक्त बजट या अतिरिक्त व्यय किया जा रहा है, तो कटौती प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना, निंदा प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जो अत्यंत सार्वजनिक महत्व के विषय होते हैं ना, तो किसी संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए और उससे पद और सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव यही है, बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है। अनुदान मांगों पर बहस के दौरान वे मात्र कमी कर सकते हैं, अधिक तो नहीं कर सकते धनराशि। लेकिन जब अनुदान मांगे चल रही होती है तो किसी संसद सदस्य को लगता है कि नहीं, इस पर जो इस नीति पर इस कार्यक्रम पर व्यय बहुत अधिक किया जा रहा है, वह राशि बहुत अधिक है, तो कटौती प्रस्ताव लाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, नीति निर्नुमोदन कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययता कटौती। नीति निर्नुमोदन कटौती क्या होता है? नीति का निर्नुमोदन कटौती होता है नीति को ही खत्म कर दो, ये नीति ही गलत है, इस पर पैसा बिल्कुल वेस्ट है, तो ये नीति ही बेकार है। तो नीति निर्नुमोदन कटौती कटौती प्रस्ताव का एक पार्ट है। ठीक है, और सांकेतिक कटौती होती है कि केवल 1 रुपया कट किया जाता है। अब 1 रुपया कट करके क्या होगा? तो 1 रुपया कट करके इसलिए होगा, मान लें सपोज किसी पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होने हैं, किसी नीति पर, किसी कार्यक्रम पर, किसी योजना पर, उस पर 1 रुपया खर्च किया गया, कटौती प्रस्ताव रखा गया, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव 1 रुपया कट करने वाला। तो उससे ये होता है कि बस केवल एक विरोध करने का जरिया है ये, कि मतलब ये कम होना चाहिए, केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए कि इस पर जो व्यय है बहुत अधिक है, कम होना चाहिए। सांकेतिक कटौती होती है, केवल संकेत मात्र दे दिया कि इस पर कटौती होनी चाहिए। मितव्ययता कटौती,
यानी कि अच्छी खासी कटौती प्रस्ताव रखा जाता है कि भाई इसको कम से कम खर्चे में किया जाए, तो उसमें अच्छी खासी कटौती होती है बजट में।